बहू का हक। अनुपमा को शादी करके इस घर में आए 2 साल हो चुके थे। पति आकाश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। घर में सास गायत्री देवी और ननद रीना थी। ससुर दीनानाथ जी एक सरकारी महकमे से रिटायर थे। अनुपमा एक सीधी और मेहनती लड़की थी। उसने हमेशा कोशिश की कि घर के सब लोग उससे खुश रहें। लेकिन गायत्री देवी की आदत थी कि वे हर बात में कमी निकालती थी। कभी खाने में नमक कम तो कभी सफाई ठीक से ना होने का ताना। रीना भी बात बात पर अनुपमा के मायके के रहन सहन का मजाक उड़ाती थी। दीनानाथ जी घर के बड़े थे, वे सब देखते थे, पर घर का माहौल खराब ना हो इसलिए अक्सर शांत रहते थे। एक बार जब दीनानाथ जी को अचानक मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ा, डॉक्टर ने कहा कि आंखों की सर्जरी के बाद उन्हें कम से कम 3 महीने पूरे आराम की ज़रूरत है। धूल धुएं से बचाना होगा और समय पर दवाइयाँ देनी होंगी। गायत्री देवी को अपने घुटनों के दर्द की वजह से झुकने टहलने में दिक्कत थी और रीना अपनी पढ़ाई और फ़ोन में व्यस्त रहती थी। ऐसे में अनुपमा ने पूरी जिम्मेदारी उठाई। 3 महीने तक अनुपमा ने ससुर जी का एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखा। सुबह 5 बजे उठकर उनके लिए बिना मिर्च मसाले का दलिया बनाना, समय पर आंखों में ड्रॉप डालना और उन्हें धूप में बिठाना। जब दीनानाथ जी को डॉक्टर के पास ले जाना होता तो अनुपमा के पास जो अपने थोड़े बहुत बचाए हुए पैसे थे वह बिना किसी को बताए दवाइयों और ऑटो के किराए में लगा देती थी। उसने कभी आकाश या अपनी सास से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। अनुपमा की सेवा से दीनानाथ जी की आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं, लेकिन घर का माहौल वैसा ही रहा। एक दिन रविवार को आकाश के मौसा मौसी घर आए। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। बातचीत में रीना ने हंसते हुए कहा, मौसी जी, हमारे घर में तो भैया की कमाई से ही सब चलता है। भाभी तो बस दिन भर बैठी रहती हैं और मायके की बातें करती हैं। गायत्री देवी ने भी बात को आगे बढ़ाया, हाँ बहन, अब तो आदत हो गई है। अपने मायके से कुछ सीख कर तो आई नहीं, बस हमारे घर के पैसों पर ऐश कर रही है। आकाश भी चुपचाप बैठकर मुस्कुराता रहा। उसने अपनी पत्नी का पक्ष लेना जरूरी नहीं समझा। रसोई में खड़ी अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। वह चाय की ट्रे लेकर बाहर आई और चुपचाप टेबल पर रख दी। तभी दीनानाथ जी, जो अब तक शांत बैठे थे, उन्होंने अपनी चाय का कप नीचे रखा। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक भारी कड़कपन था। उन्होंने मौसा मौसी की तरफ देखा और बोले, सुमित्रा जी, मेरी बहन जैसी हैं आप, इसलिए आपके सामने सच कहना जरूरी है। इस घर में कोई किसी के पैसों पर ऐश नहीं कर रहा है, और खासकर मेरी बहू अनुपमा। गायत्री देवी चौंक गईं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? दीनानाथ जी ने हाथ उठाकर सास को रोका। गायत्री, आज मुझे बोलने दो। जब मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ था तब तुम अपने घुटनों का रोना रो रही थी और रीना अपने कमरे में बंद रहती थी। इस लड़की ने 3 महीने रात भर जागकर मेरी सेवा की है। अपने मायके से मिलने वाले पैसों से मेरी दवाइयाँ खरीदी हैं ताकि आकाश पर बोझ न पड़े। दीनानाथ जी ने आकाश की तरफ देखा। आकाश, तुम जो हर महीने सैलरी लाते हो ना, उससे घर का राशन आता है, लेकिन जिस सुकून से तुम ऑफिस जाते हो और आकर साफ घर में गर्म खाना खाते हो, वह इस अनुपमा की वजह से है। तुम्हें इसके काम की इज्जत करनी चाहिए। और रीना, तुम्हें यह कहने का भी कोई हक नहीं है कि यह हमारे पैसों पर पल रही है। आकाश और रीना का सर शर्म से झुक गया। दीनानाथ जी ने अपनी अलमारी से एक चेकबुक निकाली और अनुपमा के हाथ में थमा दी। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरी जो सेवा की है उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन आज से इस घर का राशन और घर के खर्च का पूरा बजट तेरे हाथ में रहेगा। आकाश अपनी सैलरी का हिस्सा सीधे तुझे देगा और तू तय करेगी कि घर कैसे चलेगा। और गायत्री, अगर आज के बाद किसी ने भी अनुपमा के मायके या इसके काम पर ताना मारा तो याद रखना कि इस घर का मालिकाना हक आज भी मेरे पास है। गायत्री देवी और रीना बिल्कुल खामोश हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीनानाथ जी ने अनुपमा के सर पर हाथ रखा और कहा, उठ बेटा, चाय ठंडी हो रही है, सबको पिला। अनुपमा ने अपने आंसू पोंछे। आज उसे लगा कि भले ही पति ने उसका साथ ना दिया हो, लेकिन ससुर के रूप में उसे एक सच्चा अभिभावक और पिता मिल गया है।